तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारे 9 AM पर हिस्ट्री की क्लास आ रही है और 8 PM पर हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस आ रही हैं। तो आप सभी लोग हमसे हमारे साथ जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा और इंस्टाग्राम पे भी हम बहुत सारी वीडियोज़ डालते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी वहाँ पर डालते हैं। और इंस्टाग्राम पे जो हमारी अभी फ़िलहाल में आईडी है वो कुमार 61789 करके है, और जिनको नहीं पता है वो इसको फॉलो कर लें। और इसके साथ साथ वहाँ से जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पर्पज़ से, या फिर आपको जैसे कोई भी एग्ज़ाम निकलता है उस पर भी वीडियो बना के आप डाल दी जा करेगी। पर डे आपको वहाँ पर डेली आपको मिलता रहेगा कंटेंट वगैरह, और जो भी कुछ वहाँ पे जानकारी है, अहम जानकारी आपको दे दी जाएगी रहेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंटिन्यू क्लास तो चली रही हैं, और अब तक हमने इस क्लास में जो पढ़ा है वो आप जानते हैं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत हमने महाजनपद काल से पहले हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी, वैदिक सभ्यता से पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, और उससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा। क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास को जानना ज़रूरी होता है। जब हम एक सीरीज को लेकर के कंटिन्यू चलते हैं तभी हमें कोई चीज़ समझ में आती है। अब आपने अगर मेरी ये क्लास कर ली होंगे, ये हमारी 13वीं क्लास थी कल वाली, ये 14वीं क्लास है। आज जो मैं क्लास करा रहा हूँ ये 14 क्लास है। ऑलरेडी 13 क्लास ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमने प्रागैतिहासिक काल से लेकर के महाजनपद काल तक की जो वीडियो बनाई हैं वो अब तक 13 हो चुकी हैं, और लगभग प्रत्येक वीडियो 50 मिनट के समथिंग की है। आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर तरीके से कंटेंट को आपको दिया जा रहा है। अभी आप लोग हमारे साथ ज़्यादा नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, आप भरोसा नहीं कर रहे हैं हम पे। मैं बता रहा हूँ आपसे कि आप हरीश क्लासेस बुलंदशहर पे भरोसा कीजिए, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा हर एक एग्ज़ाम में। चलिए, तो पिछली क्लास अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास को। और आज की जो हमारी क्लास है वो है महाजनपद काल, और महाजनपद काल का भाग 2। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महाजनपद काल इतिहास का वह समय था जहां से इतिहास को पूरी तरीके से प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर लिखा गया और देखा गया। ये वो इतिहास की वो समय अवधि थी जहां पर इतिहासकार जब इतिहास लिखने के लिए पहुंचे तो उनको निर्भर पुरातात्विक स्रोतों पर रहना नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ यहाँ पर साहित्यिक स्रोत भी अब प्राप्त होने लगे। अर्थात उन्होंने बताया कि ये जो काल है ये पूरा प्रमाण के साथ हम आपको बता सकते हैं कि इस काल के अंतर्गत क्या हुआ है, और प्रमाणिक काल के अंतर्गत हम इसको रख कर पढ़ते हैं। और इस काल को ही वास्तविक ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि अब तक जो पीछे हमने पढ़ा, वैदिक काल हमने पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का काल हमने पढ़ा, वो काल था इतिहास का जहाँ के लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके ये नहीं पता चलता, उनके द्वारा लिखी गई लिपि के बारे में ये पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या लिखा है। और ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन यहाँ के बारे में हमें पूरी प्रामाणिकता पता है। ऐतिहासिक काल के साथ इसमें पुरातात्विक के साथ साथ हमें साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं। पुरातात्विक की बात करें, जैसे अशोक के कई स्तंभ मिलेंगे, आपको शिलालेख मिलेंगे, स्तंभ लेख मिलेंगे, गुहालेख मिलेंगे। इसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और भी बहुत सारे ग्रंथ यहाँ से पता चलते हैं, क्योंकि इस काल को ही प्रमाणिक काल माना गया है। और इसकी समयावधि जो प्रमाणिक ऐतिहासिक काल की जो समयावधि आपको बताई गई है वो कितनी बताई गई है ऐतिहासिक काल की? वो बताई गई है जी कितना, 600 BC से अब तक, 6वीं शताब्दी BC से अब तक, और इस काल को प्रमाणिक काल माना गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने कल क्लास यहाँ तक कराई थी। आज हम बात करेंगे, मैंने वत्स महाजनपद आपको पढ़ाया था, और वत्स महाजनपद के अंतर्गत कौन कौन शासक आए और बुद्ध काल में यहाँ का शासक कौन था। मल्ल महाजनपद हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम कौशल पढ़ चुके हैं, कौशल से पहले हम काशी पढ़ चुके हैं, काशी से पहले हम मगध पढ़ चुके हैं, वज्जी पढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ हम अंग पढ़ चुके हैं। तो बिहार के हमने सारे देख लिए। उत्तर प्रदेश के हमने अभी तक कितनों की बात करी? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के जो महाजनपद हैं, हम कितने महाजनपद, लगभग 4 महाजनपदों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ये चारों कौन कौन से हैं देखिए। उत्तर प्रदेश के 4 जनपद जो हमने पढ़ लिए अब तक, ठीक है। एक काशी पढ़ा हमने, काशी वर्तमान नाम वाराणसी, और
इसकी राजधानी वाराणसी ही होती है और वर्तमान क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, यानी इलाहाबाद का पश्चिमी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। एक इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कौशल, कौशल महाजनपद इसके अंतर्गत पड़ा। राजधानी इसकी श्रावस्ती होती है, श्रावस्ती। और सहेत महित बस्ती श्रावस्ती जिले वर्तमान उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के सहेत महित गांव इसके अंतर्गत आते थे। इसके बाद हमने मल्ल पढ़ा, मल्ल। और मल्ल के अंतर्गत मैंने बताया कि इसकी एक राजधानी कुशीनगर थी और एक राजधानी पावापुरी। पावापुरी का उल्लेख ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन पावापुरी इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ पर महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है मल्ल। और ये जनपद भी है महाजनपद। इसके बाद हमने वत्स को पढ़ा और वत्स के बारे में मैंने बताया था कि विष्णु पुराण से पता चलता है कि निच्छु नामक व्यक्ति जो पहले हस्तिनापुर का शासक था, इसका साम्राज्य गंगा नदी में बह जाता है और ये बाद में कौशाम्बी को इसकी राजधानी बनाता है। राजधानी इसकी होती है कौशाम्बी। वर्तमान इलाहाबाद वाला क्षेत्र ये कौशाम्बी के अंतर्गत आता था। वत्स महाजनपद पूरा फैला हुआ था, ये आपके कई जनपद नज़दीक थे, आपस में एक साथ मिले हुए थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करें अगले महाजनपद की। तो एक महाजनपद आता है इसके अंतर्गत, हम कुरु महाजनपद की बात करते हैं। कुरु महाजनपद, तो पांचवा महाजनपद जो था उत्तर प्रदेश में वो था कुरु, कुरु महाजनपद। चार ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की बात करें तो देखिए इसकी जो राजधानी थी, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी और प्राचीन काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे। महाभारत काल में यहाँ के जो राजा थे वो 5 पांडव थे। इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे कहानी कहाँ कैसे बनती है। ठीक है, तो यहाँ की इसकी जो राजधानी थी कुरु महाजनपद की वो इंद्रप्रस्थ थी। आज वर्तमान दिल्ली इसकी राजधानी और कुरु महाजनपद के अंतर्गत जो वर्तमान क्षेत्र आता था यह वर्तमान मेरठ। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान मेरठ, दिल्ली एवं स्थानेश्वर यानी हरियाणा, ये वर्तमान इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे। मेरठ इसी के अंतर्गत आता था, दिल्ली इसी के अंतर्गत आता था, संपूर्ण दिल्ली। और स्थानेश्वर यानी हरियाणा का स्थानेश्वर, ये स्थानेश्वर वही स्थानेश्वर है आगे चल कर के जो वर्धन वंश की राजधानी यानी पुष्यभूति वंश की राजधानी, महत्वपूर्ण राजधानी बनती है। क्योंकि कनिष्क के हर्षवर्धन के शासनकाल में स्थानेश्वर सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है और ये अपनी राजधानी इसको बनाता है स्थानेश्वर को। और स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश सबसे महत्वपूर्ण होता है किसमें, अब हम देखेंगे इसको जाकर के आगे कि किसमें, 6ठी शताब्दी AD में। ठीक है, वहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, यहाँ के जो शासक थे महाभारत काल में, महाभारत काल से पता चलता है कि यहाँ के शासक पांडव थे। क्या थे? पांडव थे यहाँ के शासक। ठीक है, यहाँ के शासक पांडव थे। तो पांडव यहाँ के शासक थे और जिनके जो सम्राट थे यानी राजा थे, और उनको जानते हैं युधिष्ठिर, सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे। एक बार हुआ क्या था कि मगध के बारे में मैंने बताया था कि मगध का जो संस्थापक की बात करें तो बृहद्रथ को मगध का संस्थापक माना जाता है। बृहद्रथ के कोई अपनी संतान नहीं थी, काफ़ी परेशान था, पत्नियां 2 थीं इसकी, और बृहद्रथ के कोई संतान ना होने के कारण बृहद्रथ बहुत परेशान था, जिसे महाभारत काल में मगध का संस्थापक कहा जाता है। यानी बृहद्रथ को ही महाभारत काल में मगध का संस्थापक माना जाता है। जब कोई पत्नी के कोई पुत्र नहीं था, ऐसा मानते कि इनके राज्य में कोई ऋषि आए। ठीक है, एक ऋषि आए, वो आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। पता चला इस शासक को, बृहद्रथ को पता चला कि वहाँ पर कोई ऋषि आए हुए हैं और ऋषि मुनि आए हुए हैं, और वो जो वरदान देते हैं वो वरदान उनका सच हो जाता है, अच्छा साबित होता है, सच हो जाता है।
गए, उनकी सेवा करी 8 दिन, लगभग 1 सप्ताह उनकी सेवा करी। सेवा करने के बाद उन्होंने ऋषि ने कहा कि बताइए आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं मुझसे, आप मेरी सेवा किसी बिना स्वार्थ के तो नहीं कर रहे हैं। तो बृहद्रथ ने कहा कि ऋषि सर, कि मेरे कोई संतान नहीं है, स्वामी मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान की सुख की प्राप्ति के लिए कोई वरदान दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, लीजिए ये आम है, आम तोड़ा पेड़ पर से, आम को दिया, कहा कि इसको अपनी पत्नी को खिला देना, अपनी जिस पत्नी को आप ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको खिला देना। लेकिन बृहद्रथ से ये गलती हो गई कि इन्होंने ये नहीं बताया कि मेरी कितनी पत्नियाँ हैं। 2 पत्नियाँ थीं उसकी, दोनों को ही बहुत प्रेम करता था, स्नेह करता था, प्यार करता था। गए अपने साम्राज्य में, राज्य में वापस गए, यानी कहाँ, मगध वापस गए। जा कर के आम दिया और कहा कि इसको खा लो, काट करके खा लो। दोनों ने आधा आधा काटा और खा लिया, आधा आधा काट करके खाया। दोनों उनके वरदान से गर्भवती हो गई और आगे चल करके उनको पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन पुत्र के जो हिस्से थे वो 2 भागों में, एक रानी से दूसरा, एक रानी से एक हिस्सा, दूसरी रानी से दूसरा हिस्सा प्राप्त हुआ। डर के मारे उनकी जो उस समय दोनों पत्नियां थीं, उनको उन्होंने फेंकवा दिया बाहर, महल के बाहर। उसी महल के पास में कोई वन था, मगध के पास में। मगध आप देख सकते हैं बहुत खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था प्राचीन काल में। यहाँ लोहे की बहुत बड़ी प्राप्ति थी। छोटा नागपुर का पठार, ये सब इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो उसमें जंगलों में फेंक दिया। वहाँ से एक राक्षसी निकल रही थी जिसका नाम था जरा। जरा नामक राक्षसी गुजर रही थी वहाँ से। उसने बच्चे को देखा, बच्चे को उसने अपने तंत्र मंत्र विद्या के कारण वहाँ से उसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद वापस महल लेकर आई। रानी उसको देख करके बच्चे को बहुत खुश हुई। और उसके बाद क्योंकि जरा नाम से जोड़ा गया था उसे, जरा राक्षसी थी, जरा नामक एक राक्षसी थी जिसने उस बच्चे को जोड़ा। ठीक है, तो बच्चे के 2 टुकड़े थे, 2 टुकड़े, उन दोनों को उसने जोड़ा। तो जरा राक्षसी का नाम था और उसने जोड़ने को कहते हैं संधि। तो संधि, तो इसलिए उस बच्चे का नाम जो पड़ा था उसका नाम था जरासंध। और जरासंध के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। इतिहास के अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था और ये कंस का दामाद भी था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कंस की बेटी के साथ इसका विवाह हुआ था। चलिए अभी आगे बताएंगे इसका। ठीक है, चलिए। तो जरासंध इसका नाम पड़ा। लेकर के आई वो राक्षसी कहाँ, मगध में वापस लेकर आई बृहद्रथ के पास। बृहद्रथ को उसने पूरी कहानी बताई कि इस तरीके से इस बच्चे के 2 टुकड़े थे। तो इसको वरदान मिला हुआ था कि इसको कोई नहीं मार सकता, जब तक इसका भेद नहीं खुलेगा तब तक इसकी हत्या नहीं की जाएगी। बाद में जरासंध का आतंक इतना बढ़ता चला गया क्योंकि बृहद्रथ के बाद जरासंध ही शासक बनता है, किसका, मगध का। जरासंध का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसने 88 राजाओं को कैद करके राजगिर है जो वहाँ पर गिरिव्रज, एक मैंने बताया था राजधानी इसकी, जिसके किसमें जैन ग्रंथों में, यानी पाली ग्रंथों में इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज का उल्लेख मिलता है। वहाँ पर इसने 88 राजाओं को बंदी बनाकर रख लिया। इसकी इच्छा थी कि 100 राजाओं की बलि ये किसको चढ़ाएगा, शिव को चढ़ाएगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसके 100 राजाओं की बलि चढ़ाएगा। उसी समय इसका युद्ध हुआ था किसके साथ, श्री कृष्ण के साथ जरासंध का युद्ध हुआ और इसने मथुरा से इनको प्रस्थान कर दिया। श्री कृष्ण जी को मथुरा छोड़ करके कहाँ जाना पड़ा, ठीक है, द्वारका जाना पड़ा, गुजरात। वहाँ रहे, योजना बनाई कि कैसे करें, कैसे वापस अपना मथुरा वापस लिया जाए। तो वापस इन्होंने सुना कि मेरठ में, यहाँ इंद्रप्रस्थ में एक 5 पांडव नाम के राजा रहते हैं और काफ़ी बलशाली हैं, क्यों ना उनकी सहायता लूँ। गए, दिल्ली आए, यानी इंद्रप्रस्थ आए, कुरु महाजनपद के अंतर्गत आए। वहाँ 5 पांडव थे। 5 पांडवों से कहा कि क्या आप में कोई इतना साहस नहीं है कि आप जरासंध को पराजित कर दें। उस समय युधिष्ठिर थे, उन्होंने कहा देखिए हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना शक्तिशाली जरासंध है, हम नहीं लड़ सकते उससे। उसके बाद हुआ क्या कि श्री कृष्ण ने बड़े उसमें कहा कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जरासंध को पराजित कर सके। इतनी बात सुन करके भीम और इसके साथ साथ के अर्जुन दोनों उठे। उठने के बाद फिर वो कहाँ गए, दोनों कृष्ण जी के साथ चल दिए और कृष्ण और भीम और क्या कहते हैं अर्जुन, तीनों के तीनों कहाँ पहुँचे, मगध पहुँचे। और जैसे ही सुबह का समय था तो उसी समय सामने ये तीनों आगे किसके, जरासंध के सामने भेष बना करके गए हुए थे। लेकिन जरासंध ने इनको पहचान लिया। जरासंध ने कहा कि आप कोई भिक्षु नहीं हो सकते, आप कोई, ठीक है, वीर योद्धा हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाइए। आए ठीक है, कृष्ण जी ने कहा कि मैं आपको उससे लड़ने के लिए 2 योद्धा लेकर आया हूँ, आपकी इच्छा है, आप किसके साथ लड़ोगे। जरासंध ने कहा कि मैं अगर अर्जुन के साथ लड़ूंगा तो तीरंदाजी में हार जाऊँगा, मैं तीरंदाजी में इतना माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं मल्ल युद्ध कर सकता हूँ। भीम के साथ इनका मल्ल युद्ध हुआ। ऐसा मानते हैं कि 15 दिन तक युद्ध चला।
बार बार भीम इसको मार देता था, लेकिन ये फिर से जुड़ जाता था, बार बार मारना फिर से जुड़ना, बार बार मारना फिर से जुड़ना। 16वें दिन श्री कृष्ण जी को उसका भेद पता चल गया। श्री कृष्ण जी ने एक तिनका लिया और तिनके को चीरा और कहा कि एक को इस साइड में फेंकना, एक को इस साइड में फेंकना। और इस प्रकार से उस समय जरासंध की मृत्यु हुई थी और वहाँ से 88 राजाओं को मुक्त कर दिया गया। और ऐसा मानते हैं कि उन सभी राजाओं की जो सेना थी वो पांडवों के साथ मिल चुकी थी और वो 88 राजाएं पांडवों के अधिकार में आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे पांडव महान बने। ठीक है, चलिए, वैसे महान थे पहले से ही, महाभारत काल के बारे में जो जानकारी मिलती है। चलिए यहाँ पे हो गया। आगे बात करें, अगले महाजनपद की बात करते हैं तो वो है पांचाल। ठीक है, पांचाल। ठीक है, पांचाल महाजनपद की बात करें तो वर्तमान क्षेत्र इसके अंतर्गत कौन सा आता था? पहले इसकी राजधानी देखते हैं। राजधानी की बात करें तो पांचाल की जो राजधानी थी वही थी अहिछत्र या कौंपिल्य। अहिछत्र या कौंपिल्य इसकी राजधानी बताई जाती है। यह वर्तमान क्षेत्र किससे मिलकर के बना था? वर्तमान क्षेत्र की बात करें कि इसके अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र था वर्तमान, वो कौन सा था? वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो ये रुहेलखंड। अब रुहेलखंड के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था? बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद। ये पांचाल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे। बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद, यानी दिल्ली से लगा हुआ जो क्षेत्र था। आप कहोगे बरेली तो बहुत दूर पड़ जाता है, लेकिन बदायूं के देखें तो बदायूं बुलंदशहर के पास है और ये इसी से लगा हुआ क्षेत्र था, दिल्ली से, इंद्रप्रस्थ से कुरु से लगा हुआ था। तो वर्तमान क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। इसकी 2 राजधानियाँ थीं। पांचाल 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र, जबकि दक्षिणी भाग की राजधानी कौंपिल्य थी। ठीक है, तो कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में बटा हुआ था और इसकी राजधानियाँ अलग अलग थीं। ठीक है, कौंपिल्य और अहिछत्र। अहिछत्र की बात करें, जो उत्तरी भाग की राजधानी थी वो अहिछत्र। ठीक है, उत्तरी भाग की राजधानी 2 भागों में बटा था। उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र, जबकि दक्षिणी भाग की राजधानी कौंपिल्य थी। अब ये कहोगे कि ये दोनों क्षेत्र आज वर्तमान में किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये रामनगर है आपका, रामनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश का रामनगर, और ये वर्तमान फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र था इसी को कौंपिल्य कहा जाता। ठीक है, और आपको पता होगा कि पांडवों की जो पत्नी थी जिनका नाम था द्रौपदी, वो पांचाल की राजकुमारी थी, यहीं के राजकुमार की बेटी थी ये, जिनका विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। इसको आप याद रख लेना। अगले महाजनपद की बात करें, 7वां जो महाजनपद आता है उसका नाम है सूरसेन। हम सूरसेन की बात करेंगे, सूरसेन। ठीक है, सूरसेन। राजधानी की बात करें तो ये इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी इसकी मथुरा थी। ठीक है, राजधानी इसकी मथुरा, यानी सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो आधुनिक ब्रजमंडल, वर्तमान क्षेत्र। ठीक है, वर्तमान क्षेत्र आधुनिक ब्रजमंडल। ठीक है, और जानकारी ये मिलती है कि श्री कृष्ण यहीं के राजा थे, सूरसेन यानी मथुरा के राजा थे। और मथुरा को छोड़ करके मैंने बताया था जरासंध के साथ जब इनका युद्ध हुआ था तो उस समय ये पराजित हो जाते हैं श्री कृष्ण, और जरासंध इनको यहाँ से भगा देता है और ये कहाँ जाते हैं? द्वारिका चले जाते हैं श्री कृष्ण। और ऐसा मानते हैं यूनानियों ने इन्हें यानी मथुरा को मैथुरा कहा है और इसकी राजधानी को इस जनपद को सूरसनई कहा है और इसकी राजधानी को मैथुरा कहा है। यानी किस में मिलता है? यूनानियों से पता चलता है कि यहाँ पर इसको मथुरा को मैथुरा कहते थे जबकि ये, और सूरसेन को सूरसनई कहा जाता था। श्री कृष्ण यहीं के राजा थे। चलिए, यहाँ तक हो गया, इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम इधर करते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए फटाफट। आगे चलिए, आगे देखें। 8वां की बात करें तो 8वां जो महाजनपद था इसी के अंतर्गत आने वाला उसका नाम था चेदी। चेदी एक महाजनपद था और इसकी भी देखिए, इसकी भी 2 राजधानियाँ पता चलती हैं, इसकी 2 राजधानियाँ बताई जाती हैं। देखिए,
राजधानी की बात करें कि इसकी राजधानी क्या थी चेदी की, ठीक है, इसकी राजधानी थी शक्तिमती या सोक्तिमती, ठीक है, शक्तिमती या सोक्तिमती, सोक्तिमती, शक्तिमती या सोक्तिमती इसकी राजधानी बताई जाती है। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान क्षेत्र इसके अंतर्गत कौन सा आता था, वर्तमान क्षेत्र इसके अंतर्गत बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आता था, बुंदेलखंड में आप देख सकते हैं वर्तमान बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र था, कौन सा वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा, महोबा, झांसी, ठीक है, इसके अंतर्गत आते थे, चित्रकूट इसके अंतर्गत आते थे। तो ये क्षेत्र वर्तमान में किसके अंतर्गत आते थे, चेदी महाजनपद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, ठीक है, कौन कौन से, महोबा, झांसी, चित्रकूट, ठीक है, और कुछ क्षेत्र इसका सोनभद्र तक भी लगा हुआ था। तो ये क्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो बुंदेलखंड हम देख सकते हैं कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वर्तमान जिले आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ बता दिए। चलिए आगे बात करें तो ये 8 महाजनपद हमारे यूपी के हो गए। अब हम चलते हैं कि यूपी से बाहर कौन कौन से महाजनपद थे। अभी तक हमने 11 महाजनपदों के बारे में बात करी है। पहला अंग, राजधानी चंपा, बज्जी, ठीक है, मैंने बज्जी की राजधानी आपको बताई थी, ठीक है, वैशाली, और इसके साथ साथ मैंने इसके बाद में फिर मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, मगध, राजधानी राजगृह। उसके बाद फिर हमने किसकी बात करी, काशी, वाराणसी राजधानी, ठीक है, उसके बाद कौशल, राजधानी श्रावस्ती, उसके बाद मल्ल, राजधानी कुशीनगर, उसके बाद वत्स, राजधानी कौशाम्बी, उसके बाद कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल, राजधानी अहिच्छत्र काम्पिल्य, सूरसेन, राजधानी मथुरा, चेदी, राजधानी शक्तिमती या सोक्तिमती, वर्तमान क्षेत्र बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ठीक है, याद रखना इसमें। अब और महाभारत काल में यहाँ का राजा जो था, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में, आगे देखिए, क्योंकि लंबा टॉपिक हो जाता है, इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी फिलहाल में, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछता है, ठीक है, बाद में बात करेंगे इसमें। चलिए आगे बात करें, इधर देखते हैं नंबर 9। अब हम चलते हैं यूपी से बाहर वाले। तो यूपी से बाहर वाला हम पहले इधर देखते हैं, उत्तर से चलेंगे दक्षिण की ओर। तो एक है आपके जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी इसकी विराटनगर, विराटनगर। और विराट नामक राजा के नाम पर ही किसकी राजधानी विराटनगर रखी गई थी। वर्तमान क्षेत्र की बात करें कि वर्तमान इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कौन सा था, तो वर्तमान, ठीक है, राजस्थान का जयपुर, और जयपुर, ठीक है, जयपुर और जयपुर के साथ साथ अलवर, अलवर भी इसी के अंतर्गत आता था, अलवर, अलवर, ठीक है, अलवर, जयपुर इसी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे। इसकी राजधानी विराटनगर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र अलवर, और मत्स्य महाजनपद ये जयपुर के अंतर्गत आता था, राजस्थान का, ठीक है। और विराट नामक शासक के नाम पर ही इसकी राजधानी का नाम रखा गया था, विराटनगर। इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका ये है, ठीक है, मैंने भी सुना था, एक सर थे, उन्होंने ही बताया था, मैं उन्हीं की बातों को रिपीट कर देता हूँ कि विराट कोहली को भूख लगी और वो मछली पकड़ने के लिए राजस्थान की झील में गया और वहाँ से उसने मछली पकड़ी। तो विराट कोहली ने मछली से होता है मत्स्य, मत्स्य का अर्थ होता है मछली, और विराट मतलब विराट कोहली। तो विराट कोहली मछली पकड़ने के लिए कहाँ गए, राजस्थान। तो राजस्थान में एकमात्र महाजनपद मत्स्य महाजनपद, और इसको याद रख सकते हो आप कि विराट कोहली मछली पकड़ने के लिए राजस्थान गए। तो विराट से विराटनगर राजधानी इसकी, और मत्स्य से हो जाएगा मत्स्य, मछली से हो जाएगा मत्स्य महाजनपद, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे नीचे 10वां महाजनपद, ठीक है, इसका नाम है अवंती, ठीक है, अवंती, अवंती, अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की बात करते हैं तो अवंती महाजनपद राजधानी क्या थी इसकी, तो राजधानी देख लीजिए भैया, इसकी राजधानी, राजधानी इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी देखिए 2 राजधानियाँ थी। 2 राजधानियाँ कौन कौन सी, एक राजधानी थी इसकी उज्जैन, और एक राजधानी थी इसकी महिष्मती, महिष्मती। 2 इसकी राजधानियाँ थी, एक राजधानी उज्जैन, एक राजधानी महिष्मती। यानी अवंती महाजनपद को 2 भागों में बांटा गया था। अवंती जो महाजनपद था इसके 2 भाग थे,
दो भाग कौन से, ये जो राजधानी थी उत्तरी भाग की राजधानी, उत्तरी भाग की राजधानी, ये उत्तरी भाग की राजधानी थी, जबकि महिष्मती दक्षिणी भाग की राजधानी थी, दक्षिणी भाग की राजधानी थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो महाशक्तिशाली शासक था, यानी बुद्ध काल में यहाँ का शक्तिशाली शासक कौन था, चंडप्रघोत था। ये वही चंडप्रघोत जिसका पहले बिंबिसार के साथ युद्ध हुआ। बिंबिसार और इसके मध्य चंडप्रघोत के मध्य में लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको याद रहे। यहाँ का शक्तिशाली शासक था, उसका नाम था चंडप्रघोत। चंडप्रघोत यहाँ का शक्तिशाली शासक था। इसका बिंबिसार के साथ युद्ध हुआ। ये बुद्ध काल की बात है, तो महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक चंडप्रघोत था। बिंबिसार के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में ना तो बिंबिसार को जीत मिली और ना ही चंडप्रघोत को जीत मिली। अंतोगत्वा ये हुआ कि दोनों के मध्य संधि हो जाती है और दोनों गहरे मित्र बन जाते हैं। बुद्ध काल में जब चंडप्रघोत पीलिया नामक, इसको पांडु कहते थे, पांडु नामक बीमारी से जब ग्रसित हो जाता है, तो उस समय चंडप्रघोत जो है बिंबिसार से सहायता मांगता है कि अपने राजवैद्य को मेरे पास भेज दीजिए कुछ समय के लिए, जिससे कि वो मेरा इलाज कर सके। उसके राजवैद्य का नाम था जीवक। तो जीवक बाद में किसके पास जाता है, अवंती के शासक चंडप्रघोत के पास जाता है, और जाने के बाद यहीं से होता क्या है, इसका फिर पीलिया नामक बीमारी से वो इलाज करता है, इसको ठीक कर देता है। फिर बाद में वो चला जाता है महात्मा बुद्ध की शरण में, और अंतोगत्वा महात्मा बुद्ध के पास ही रह करके वो समय बिताता है। उनको जब अतिसार रोग हो जाता है, तो उस रोग से बीमारी को इलाज करने के लिए भी महात्मा बुद्ध की शरण में वो चला जाता है, और उनके समय में ही वहाँ पर मृत्यु हो जाती है महात्मा बुद्ध की। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये आता है कि महात्मा बुद्ध का इलाज किसने किया था, तो महात्मा बुद्ध का इलाज करने वाला व्यक्ति जीवक ही था। चंडप्रघोत का इलाज करने वाला जीवक ही था। और जीवक कौन था, इतना महत्वपूर्ण जीवक क्यों है? जीवक उस समय प्राचीन काल में, जैसे आज वर्तमान में MBBS डॉक्टर होते हैं, उसी समय में मुख्य चिकित्सक होते थे, राजवैद्य कहते थे इन्हें। तो बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, और चंडप्रघोत की पीलिया नामक बीमारी से उसने इलाज किया था। बुद्ध काल में यहाँ का शासक चंडप्रघोत था। चंडप्रघोत और बिंबिसार की दोनों के मध्य मित्रता बहुत अच्छी बन चुकी थी। चलिए, तो यहाँ पे होगा अवंती, उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती। बाहुबली आपने देखी है, महिष्मती सुना होगा। चलिए आगे बात करें, तो अगला जो आता है 11वां, इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है अस्मक। अस्मक एक महाजनपद है। आइए राजधानी देख लेते हैं अस्मक की, कि राजधानी कौन सी है। तो राजधानी, अस्मक की राजधानी की बात करें तो इसका नाम है, राजधानी इसकी पोटन या पोतना या पोटिल। क्या नाम है? पोटिल। पोतना या पोटिल इसकी राजधानी है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद, वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो गोदावरी नदी के पास, वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? गोदावरी नदी के पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत ये अस्मक आता था। और ये कहाँ है सर? ये गोदावरी नदी के पास में। गोदावरी नदी यहाँ इम्पोर्टेंट था ये गोदावरी नदी, और अस्मक इसी के अंतर्गत आता था। एकमात्र महाजनपद, ठीक है, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। दक्षिण भारत में स्थित था, इसको ध्यान रख लेना। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, इसे अस्मक कहा जाता है। और दक्षिण भारत के महाजनपद को याद करने का बहुत आसान तरीका ये होता है कि आप इसको याद रख लीजिए। एक चोर था, उसने चोरी की और सामान को पोटली में रख लिया बांध करके। पुलिस उसके पीछे थी, उसको भागने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तुरंत वो घोड़े पर बैठा और दक्षिण भारत की तरफ भाग गया। तो घोड़े का मतलब होता है अस्मक, या अस्मक मीन्स होता है घोड़ा। तो चोर पोटली लेकर के दक्षिण भारत की ओर भाग गया, तो घोड़े पर बैठ के दक्षिण भारत की ओर भागा। तो चोर पोटली लेकर के घोड़े पर बैठकर दक्षिण भारत की ओर भागा, पोटली लेकर के। तो पोटली से हो जाएगा पोटिल या पोतना, राजधानी इसकी। और अस्मक से हो जाएगा, ठीक है, घोड़ा। तो घोड़े से अस्मक कर लो या अस्मक से घोड़ा कर लो। दक्षिण भारत का मतलब दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जिसका नाम था अस्मक, गोदावरी नदी के तट पर, वर्तमान आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। तो ये भारत के जो महाजनपद थे, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं 14 महाजनपद हमने यहाँ तक देखे अभी तक।
14 महाजनपदों के बारे में हमने बात करी है। अब हम बात करेंगे 2 महाजनपद जो भारत से बाहर वाले क्षेत्र में थे, जो आज वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। इनमें से एक आता है कम्बोज, एक आता है गांधार। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दोनों महाजनपदों को देखेंगे। नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए इसके। चलिए 2 महाजनपद जो पाकिस्तान में स्थित थे, 2 महाजनपद जो भारत से, जो वर्तमान भारत से बाहर स्थित थे, जो वर्तमान भारत के बाहर स्थित थे, यानी आज वर्तमान भारत के बाहर स्थित है। पहले भारत का हिस्से थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान अलग हो जाता है भारत से और आज ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। तो एक का नाम था, हम इस तरह से चलेंगे तो पूरब से पश्चिम की ओर, तो पहले पूर्वी को देखेंगे, इसका नाम था गांधार। ठीक है, क्या नाम था? गांधार। ठीक है, गांधार। और इसकी राजधानी की बात करें कि इसकी राजधानी क्या थी? गांधार की राजधानी तक्षशिला। राजधानी इसकी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला, इसको आप ध्यान रख लेना, राजधानी इसकी तक्षशिला की बात करें तो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह याद रख लीजिए कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय 6वीं शताब्दी बीसी में तक्षशिला बना। विश्व में कहीं भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। पहली बार अगर यूनिवर्सिटी अगर कहीं बनी तो उसका नाम था तक्षशिला। आज वर्तमान में यह तक्षशिला महाविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय आज वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है और आज वर्तमान में एक खंडर के रूप में पड़ा हुआ है। इसलिए भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता। विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत वो पहला देश था जिसने विश्व को पहली यूनिवर्सिटी दी थी। और पहली यूनिवर्सिटी आप कहीं भी जाकर सर्च मार लीजिए, गूगल कर लीजिए, पहली बार अगर कहीं विश्वविद्यालय की बात आई थी तो वो था आपके तक्षशिला। आज तक पता नहीं होगा आपको, सही बता रहा हूँ, वो मैंने ही बताया होगा पढ़ा करके कभी। तो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला थी और तक्षशिला इतना इम्पोर्टेंट था कि ये बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र माना गया था उस समय, प्राचीन काल में 6वीं शताब्दी बीसी में। यानी आते आते मगध साम्राज्य तक भी मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य तक आते आते यह तक्षशिला अपने शासनकाल में, उस समय मौर्य साम्राज्य के शासनकाल तक भी ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र उभर करके सामने आया। दूर दूर से व्यक्ति यहाँ पढ़ने आते थे। इसके बाद फिर नालंदा आता है। नालंदा का नाम और भी ज़्यादा फेमस होता है पूरे विश्व में। नालंदा, हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी कि लोग विदेश से पढ़ने के लिए यहाँ आते थे, दूसरे देशों से यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। ह्वेंसांग, इति सिंह, फाइयान, ये कहाँ से आए हैं? सब के सब विदेशी तो थे। कहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ आए? यहीं तो आए थे भारत। तो विश्व को पहली यूनिवर्सिटी देने का श्रेय भारत को दिया जाता है। 6वीं शताब्दी बीसी में पहली बार तक्षशिला विश्व का पहला विश्वविद्यालय बना, जो राजधानी थी गांधार की, वर्तमान पाकिस्तान में। आज खंडरों के रूप में है, देख सकते हैं आप गूगल करके। ठीक है, चलिए, इसीलिए हम भारत को विश्व गुरु कहते हैं। ऐसा ही नहीं है विश्व गुरु यहाँ बन जाता है। वर्तमान क्षेत्र की बात करें कि वर्तमान इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कौन सा था, तो वर्तमान क्षेत्र देख लीजिए। वर्तमान क्षेत्र था रावलपिंडी। क्या नाम था? रावलपिंडी। रावलपिंडी पर जहाँ किसका जन्म हुआ है?
यहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तलवंडी और रावलपिंडी आप पता है, तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तो रावलपिंडी वर्तमान पाकिस्तान का रावलपिंडी इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था। यह यानी तक्षशिला प्राचीन काल में व्यापार एवं शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, प्राचीन काल में महत्वपूर्ण केंद्र था शिक्षा का। कौन सा? तक्षशिला। एक मार्ग का नाम सुना होगा आपने, आज मैं बता देता हूँ मार्ग। उस मार्ग को आज वर्तमान में हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ये तो पता होगा ना, जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड। आप पता है कि इसे कहते हैं ग्रांड ट्रंक रोड भी इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड भी इसे कहते हैं, तो आपको पड़ा है। ये जीटी रोड का पूरा नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। और ठीक है, प्राचीन काल में यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसे उत्तरापथ के नाम से जानते थे। किसे? जीटी रोड को उत्तरापथ के नाम से इसे जाना जाता था। आप सर्च मार लेना, उत्तरापथ के नाम से इसे जानते थे। और ये मगध को किसके साथ जोड़ता था? मगध को जोड़ता था तक्षशिला के साथ। या तो सर्च कर लेना, कहीं जा कर के आप पढ़ लेना बुक में अच्छी तरीके से। ठीक है, बाद में तो इसको शेरशाह सूरी ने इसका रिट्रोफिटिंग नाम, इसका मतलब पुनः निर्माण कराया था। इसको पहले से ही था ये प्राचीन काल से जीटी रोड। ठीक है, लेकिन इसको पक्का करवाया था जीटी रोड को शेरशाह सूरी ने, और बाद में इसको फिर अंग्रेज़ों ने इसका नाम अलग रखा था। ठीक है, तो ये ग्रांड ट्रंक रोड, इसे पहले उत्तरापथ के नाम से जानते थे। और यहाँ से घोड़े का आयात किया जाता था। घोड़ों का आयात किया जाता था इस मार्ग से। घोड़ों का आयात। ठीक है, प्राचीन काल में यहाँ से घोड़ों का आयात किया जाता था। उत्तरापथ बहुत फेमस था, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। वर्तमान रावलपिंडी वाला पाकिस्तान में क्षेत्र पड़ता है, इसे जीटी रोड के नाम से जानते हैं। तक्षशिला वाला मार्ग था उत्तरापथ। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। राजधानी मैंने बता दें तक्षशिला। अब एक महाजनपद और आता है, इसका नाम है कंबोज। क्या है? कंबोज। कंबोज मेरे भाई, इसकी राजधानी क्या है? राजधानी की बात करें तो राजधानी देखिए यहाँ पे, कंबोज की जो राजधानी है इसका नाम है हाटक। इसकी राजधानी हाटक है। ठीक है, कंबोज इसकी राजधानी हाटक। ठीक है, याद रखना कंबोज। ठीक है, और यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाने के लिए एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे पे फाटक लगी हुई है और हमें पाकिस्तान जाना है। तो पाकिस्तान में कंबोज। ठीक है, कंबोज, उसकी राजधानी हाटक है। हाटक मतलब फाटक से याद रखो, हाटक। ठीक है, फाटक से याद रख लो, हाटक पाकिस्तान में। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान क्षेत्र कौन सा आता है? इसके अंतर्गत आने वाला जो वर्तमान क्षेत्र है वो है पाकिस्तान का राजौरी एवं हजारा जिला। राजौरी एवं हजारा जिला इसके अंतर्गत आता था। तो वर्तमान पाकिस्तान का राजौरी एवं हजारा जिला इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे। इसका नाम था कंबोज। कंबोज महाजनपद कहाँ था वर्तमान में? वर्तमान की बात करें तो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, और प्राचीन काल में भारत का ही हिस्सा था ये वाला क्षेत्र। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलिए तो ये 16 महाजनपदों को हमने देखा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इन 16 महाजनपदों में से केवल 4 महाजनपद ही शेष बचे थे। 16 महाजनपद कौन कौन से? 3 बिहार में, 8 उत्तर प्रदेश में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 राजस्थान में, और 1 आपका दक्षिण भारत में। 14 महाजनपद भारत में थे, 2 आपके पाकिस्तान में। इन 16 महाजनपदों में से अंतर्गतवा जो जनपद बचे वो 4 ही जनपद सबसे महत्वपूर्ण बचे थे। इन 4 जनपदों की बात करें कि कौन कौन से जनपद सबसे महत्वपूर्ण बचे थे। ठीक है, तो आइए उनको महाजनपदों को हम देख लेते हैं। ये नोट कर लिया ना, चलिए। ठीक है, इन 4 महाजनपदों में से इन 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद ही बचे थे लास्ट में। 4 महाजनपद सर्वश्रेष्ठ थे और 4 महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण थे, सबसे शक्तिशाली से जो बचे थे। इनमें एक था आपके मगध, दूसरा था वत्स, तीसरा कौशल, और चौथा अवंती। ठीक है,
ये 4 महाजनपद ही इनमें शेष बचे थे। बाद में अंतोगत्वा ये होता है कि इनमें से केवल 2 ही महाजनपद सर्व प्रमुख होते हैं और 2 ही महाजनपद अंतोगत्वा लास्ट में जाकर के बचते हैं, मगध और कौशल। ये 2 ही ऐसे जनपद होते हैं जो लास्ट में जाकर के बचते हैं। कौन कौन से? मगध और अवंती। मगध और अवंती ये 2 महाजनपद ऐसे होते हैं जो अंतोगत्वा लास्ट में जाकर के बचते हैं। कौन कौन से? मगध और अवंती लास्ट वाले थे, ये दोनों बचते हैं। मगध वस्त को अपने काबू में ले लेता है और ठीक है, कौशल अवंती से मिल जाता है। और उसके बाद मगध एक ऐसा महत्वपूर्ण शक्तिशाली साम्राज्य उभर करके सामने आता है जो बाद में जाकर के अवंती को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। क्योंकि अवंती को मिलाने वाला जो क्षेत्र था, अवंती को मिलाने वाला जो शासक था, उस शासक का नाम था क्या? उस शासक का नाम था शिशुनाग। ठीक है, मगध पर वंश आएंगे अभी। मगध सबसे महत्वपूर्ण होता है, बाद में अवंती और मगध। क्योंकि अवंती के शासक चंद्रप्रगोत के साथ किसके वैवाहिक संबंध होते हैं? अवंती के साथ बिंबिसार के, अवंती का जो शासक था वो तो कौशल के साथ होते हैं। अवंती का जो शासक था चंद्रप्रगोत, उसके साथ इसकी मित्रता होती है। बाद में जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है, अजातशत्रु के शासनकाल में भी इसको नहीं मिलाया जाता है। लेकिन शिशुनाग जब शासक बनता है, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग जब शासक बनता है तो उसके बाद अवंती को जीत लेता है शिशुनाग और मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। और अंतोगत्वा लास्ट में, अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद निकल करके, महाजनपद निकल करके आता है, उसका नाम होता है मगध। और अब आगे चल करके मगध पर मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसका वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगली क्लास में बात करेंगे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल के उदय के साथ साथ धार्मिक आंदोलनों की। और धार्मिक आंदोलनों में हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध और इसके साथ साथ जैन धर्म। ठीक है, और भी बहुत सारे उस समय बहुत सारे धार्मिक आंदोलन चलते हैं। इनकी अलग अलग संख्या बताई गई है। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे जैसे आचारांग सूत्र, ठीक है, और भगवती सूत्र, इनके माध्यम से, ठीक है, ब्रह्मजाल सूत्र, इनके माध्यम से इनकी संख्या अलग अलग बताई जाए। आचारांग सूत्र में इनकी संख्या 62, जबकि ब्रह्मजाल सूत्र में 368 इनकी संख्या बताई गई है। किसकी? धार्मिक आंदोलनों की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चलने वाले धार्मिक आंदोलन। चलिए, आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आ रही है तो 9 बजे सुबह के मॉर्निंग के टाइम में 9 AM पर हमसे जुड़ना ना भूलें। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और अपनी जीके जीएस को कंप्लीट कीजिए। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको केवल एक ही एग्जाम में या यूपी पुलिस के लिए ही महत्वपूर्ण है या फिर दिल्ली पुलिस के लिए ही है। देखिए, दिल्ली पुलिस में 50 नंबर की जीके जीएस आती है, यूपी पुलिस में भी कम नहीं है, 38 नंबर की जीके जीएस है। तो आप लोग यहीं से जीके जीएस कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने हमारी क्लासेस पूरी रेगुलर कर ली, कंटिन्यू कर ली, तो मैं इतना कह रहा हूँ कि आप 30 क्वेश्चन लगा करके आओगे, इतनी गारंटी मेरी है। मैं 100% की गारंटी आपसे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इतना है कि 80-90% मैं आपको यहाँ से कवर करा दूंगा। चलिए, आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। नमस्ते।